हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट जो चैप्टर पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो व्हाट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मुन्ना लोग? देखिए, आप लोगों के घर के आसपास खंभे लगे होते हैं, उन खंभों से कुछ तार निकल कर आपके मेन स्विच में आते हैं। मेन स्विच से वो आपके जो आपके घर में मीटर लगा होता है जिससे रीडिंग ली जाती है, जिससे आपके घर में बिजली का बिल बनता है, उसमें आती है सप्लाई, पावर सप्लाई। और उस पावर सप्लाई से अगर आपके घर में देखो एक मेन बोर्ड होता है बेटा, जिसको मेन स्विच कहते हैं, उसमें आती है पावर सप्लाई। अच्छा, मेन स्विच को आप लोग एमसीबी भी कह सकते हो, या फिर आप लोगों ने फ्यूज देखा होगा, इतना बड़ा सा फ्यूज होता है, वो लगाया जाता था। भाई हम लोग के टाइम में तो पहले एमसीबी ही लगा होता था। ठीक है, ओ सॉरी, एमसीबी बोला मैंने, सॉरी, फ्यूज लगा होता था, अब एमसीबी लगा होता है। तो ये सब चीजें जो लगी, एमसीबी नहीं होता, एमसीबी होता है, ये मत समझ लेना कि गलत बोल दिया, एमसीबी। चलो, तो इसके बारे में हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब उस जो आपका स्विच बोर्ड है उससे पूरे घरों में पावर सप्लाई होती है, पूरे घरों में। यही आपका तरीका है, यही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। मतलब कि जो आता है आपके घरों में, जो जिस केबल से आपके घर में करंट आती है, उसको सबसे पहले मीटर एक्सेप्ट करता है। मीटर से वो करंट आपके मेन स्विच में जाती है और मेन स्विच से वो पूरी सप्लाई आपके घरों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यही आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अगर मेन केबल देखा हो, जो थोड़ा सा मोटा केबल होता है, पतले वाले वायर की बात नहीं कर रहे, तो थोड़ा मोटा केबल होता है, उसमें दो तरीके के वायर लगे होते हैं, दो तरीके के वायर। जब हम लोगों ने पुराने अगर कोई वायर किसी के घर में लगा हो तो देखो उसमें रेड और ब्लैक कलर के वायर होते थे पुराने टाइम में। बट आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो उसमें ब्राउन और ब्लू कलर का वायर है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। पहले रेड कलर का वायर होता था, भैया वो लाइव वायर है, उसमें करंट आपके घर के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो रेड कलर डेंजर का साइन होता है, तो भाई इसीलिए रेड कलर का बना दिया गया। बट गवर्नमेंट ने उसको अब कर दिया ब्राउन कलर का, पता नहीं क्या ही सेंस है। और जो करंट को आपके घर से वापस न्यूट्रल वायर, मतलब घर में कोई बूम बड़ाम ना मच जाए, इसके लिए न्यूट्रल वायर लगाया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा करंट होती है उसको घर से, मतलब उस सर्किट से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, उसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। क्लियर हो गया? न्यूट्रल वायर पहले किस कलर का होता था? ब्लैक कलर का, अभी उसको ब्लू कलर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप लोग बेटू अगर लिखोगे इलेक्ट्रिक केबल के बारे में बोर्ड में, तो आप दोनों वायर के बारे में एक्सप्लेन करोगे। पुराने टाइम में रेड ब्लैक था, अभी आपका ब्राउन और ब्लू कलर हो गया है। क्लियर हो गया मुन्ना? तो इस तरीके से आप लोगों में जो सर्किट की सप्लाई है वो आपके घरों में कैसे जाती है, जरा ध्यानपूर्वक सोचना। आप लोगों ने रेजिस्टेंस का पढ़ा होगा, आप लोगों ने रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो शायद सभी लोग वहां से आंसर दे रहे होंगे कि रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है। हाँ भाई, यही होता है। यस, एक छोटी सी बात, छोटी सी जानकारी, छोटे से तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बच्चों कि रेजिस्टेंस हेल्प्स टू कंट्रोल द करंट। ठीक, और अगर रेजिस्टेंस को अगर आप, इसीलिए रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया जाता है ताकि करंट जो है वो कंट्रोल हो जाए। यही तो बात आपको पता है। चलिए, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपके घर में पावर सप्लाई अगर हो रही है तो जो मेन बोर्ड से घर में सप्लाई हो रही बेटू, वो पैरेलली कनेक्टेड कर दी जाती है। क्यों पैरेलल कनेक्टेड कर दी जाती है, अभी समझाते हैं। पहले इलेक्ट्रिक केबल के बारे में जानिए। इलेक्ट्रिक केबल में अभी आपको पता चल गया कि दो तरीके के वायर होते हैं। पहले तो ये जो बना है देखिए, आपके एक लाइव वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर बाहर से आता है, आपके मीटर को कनेक्ट किया उसने। मैंने बोला ना, मीटर में आती है सबसे पहले, मीटर जहां से आप बिल रीडिंग करते हो। उसके बाद उससे वो सप्लाई कहाँ एंटर हो गई? मेन स्विच में, जिसको एमसीबी कह सकते हैं, या उसमें जो फ्यूज लगा होता है वहां पर सप्लाई हुई। फिर वो आपके घर के अंदर चली गई पूरी सप्लाई। मैंने 3 सॉकेट बना दिए, आपके घर में जितने भी सॉकेट हो वहां पर अंदर सप्लाई हो गई। वो भी कैसी हो गई? पैरेलली हो गई। देखो भाई, पैरेलल। अगर ये सीरीज में होता बेटा
तो ये यूं कनेक्टेड होता, यूं, ठीक। बट देखो ये इस तरीके से कनेक्टेड हुआ, यहां डिवाइड हो गई, यहां डिवाइड हो गई, यहां डिवाइड हो गई, करंट आपकी डिवाइड होते हुए चल रही है। आया समझ में मुन्ना? ये लेकिन एक वायर जो हम लोग अंदर से डालते हैं अपने घरों में, अपने इसमें सॉकेट में, अपने घर में अंदर से जो हम लोग एक वायर डालते हैं वो रहता है अर्थिंग वायर। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, यानी कि आपके घरों में बिजली की सप्लाई के लिए एक एक्स्ट्रा वायर और लगता है। ये दोनों तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है, बट एक वायर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपनी तरफ से, जिसको अर्थिंग वायर कहते हैं। क्लियर हुआ? अर्थिंग वायर का कलर ग्रीन होता है, जो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? तो आपको कम से कम नॉलेज रहनी चाहिए कि जो केबल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड का मतलब जैसे अगर ये आपका वायर है, वो ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे अगर ये आपका वायर है बेटू, है ना, तो इस वायर में देखो अंदर से इस तरीके से वायर निकले होते हैं, बहुत सारे वायर ऐसे निकले होते हैं, तो उसके ऊपर कवरिंग होती है ना किसी न किसी चीज की, ऊपर उसमें छील के तब फिर उसमें हम लोग टेप वेप लगा के उसको जोड़ते हैं। याद होगा ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो इंसुलेटेड का मतलब है उसको हम लोगों ने किसी भी मटेरियल से कवर करके रखा है, ताकि तार में तार लड़के खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। समझ में आ गया? उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए वो इंसुलेटेड रखते हैं। कितने तरीके की वायर होते हैं बेटू? लाइव वायर होता है, मैंने बोला ना, पुराने समय में वो रेड कलर का होता था, अभी वो ब्राउन कलर का हो गया है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता था, अभी वो ब्लू कलर का हो गया है। अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। अब ये किस पोटेंशियल पे आता है? गवर्नमेंट ने इसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मेंटेन कर दिया है। जो लाइव वायर आपके घरों में आता है, जिससे बिजली की सप्लाई आपके घरों में आती है, उसको उन्होंने 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सेट बना दिया है। इतने वोल्ट की सप्लाई आपके घरों में जरूर आती है। न्यूट्रल वायर 0 पोटेंशियल का होता है और अर्थ वायर भी 0 पोटेंशियल का होता है। ठीक, एक छोटा सा बोर्ड बनाकर भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, 3 आपको बना दिए, प्लग टाइप का एक बना के दिखा रहा है। ठीक, तो उसमें एक वायर जो होता है वो करंट को अंदर लेके जाता है, जिसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं। ठीक है, ये करंट को अंदर लेके जा रहा है, इसको हम लोगों ने लाइव वायर कह दिया। ये कितने वोल्ट का होता है? अभी आपको पता चल गया, 220 वोल्ट का होता है और 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक, ये जो बेटू न्यूट्रल वायर है, मैंने बोला ना, ये यहां से जो करंट है वो वापस लाने का काम करता है। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी भैया, आपके घरों से करंट एक ले जाने वाला, एक वापस लाने वाला, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक वायर होता है, जिसको आप कहते हो न्यूट्रल वायर। ये आपका न्यूट्रल वायर का है प्लग, ठीक है, और ये 0 वोल्ट पे होता है। और ये रहा जिसमें हम लोग अपने घरों से एक तार की एंट्री करते हैं, वो वायर कहलाता है अर्थ वायर, अर्थिंग वायर कहलाता है, और इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट का ही होता है। क्लियर हो गया? अब अर्थ वायर होता क्यों है? ताकि बेटू अगर कभी कोई करंट लीक हो जाए, कोई करंट मान लो कहीं से, मान लो ये लाइव वायर अंदर गया और कहीं से वो कट फट गया, तो आपके पूरे घर में करंट दौड़ने लगेगी। तो ये जो अर्थिंग वायर होता है ना, ये पूरे करंट को लाकर जमीन के नीचे डाल देता है। अर्थिंग का मतलब ही यही है, अर्थ के अंदर पूरी करंट को नीचे वो ट्रांसफर कर देता है, और आपके घर में जो करंट फैली होती है उससे आप बच सकते हो। समझ में आया? जिसके घरों में अर्थिंग वायर नहीं लगा होता है बेटा, उनके घरों में करंट फैलने का डर रहता है। इसलिए जब भी हम लोग अपना वायरिंग करवाते हैं तो उसमें अर्थिंग वायर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। क्लियर हो गया? तो अर्थिंग वायर का क्या काम है, कहीं लिख लेते हैं छोटू सा, या फिर अभी बाद में लिख लेंगे। पहले इलेक्ट्रिक केबल के बारे में समझ लो। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं ये पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा हुआ दे आर कनेक्टेड टू द, अभी आपको इसके आगे लिखवा देंगे, बल्कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके घरों में जो पावर सप्लाई जाती है, जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो आपका आंसर होगा पैरेलली। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक केबल आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स टू द होम, इन द होम थ्रू द मेन स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, दिख रहा होगा आपको। फिर द इलेक्ट्रिक पावर टू हाउस इज सप्लाइड आइदर थ्रू ओवर केबल्स, का मतलब केबल्स के थ्रू आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पहुंचती है। ये केबल 3 प्रकार के हैं, बता दिया गया, किस वोल्टेज किस हर्ट्ज पर
वो मेंटेन किए गए हैं, ये बता दिया। अब दो सेपरेट सर्किट आपके घर में होते हैं, अगर आपने देखा हो दो छोटे छोटे से सॉकेट होता है जिसके अंदर आप प्लग लगा सकते हो बेटो। एक तो बड़ा होता है, एक छोटू होता है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 इस तरीके से सॉकेट बने होते हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो छोटे सॉकेट होते हैं ना वो कम पावर सप्लाई के होते हैं, वो सॉकेट केवल और केवल 5 एम्पियर की करंट रखने वाला होता है, ठीक। और उससे हम लोग फैन चला सकते हैं, उससे हम लोग टीवी चला सकते हैं, मतलब छोटे अप्लायंसेस हल्के फुल्के वाले बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, ये सब चीजें हो गई। लेकिन एक जो सर्किट होता है जो थोड़ा बड़ा सर्किट होता है, बड़ा वाला जिसको हम लोग कहते हैं पावर प्लग बोला जाता है उसको, उस प्लग में ज्यादा एम्पियर की करंट आप उसमें ज्यादा एम्पियर की करंट को आप उससे ले सकते हो 15 एम्पियर के आसपास। उसमें हम लोग बड़े अप्लायंस को लगा सकते हैं, जैसे अवन हो गया, जैसे गीजर हो गया, जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजें आपकी उस प्लग के थ्रू लगाई जाती हैं। क्लियर हो गया बेटू? तो यहां पर देखिए 2 सेपरेट सर्किट्स आपके घरों में पाए जाते हैं। एक लाइटनिंग सर्किट पाया जाता है जिसमें कितने एम्पियर का फ्यूज होता है, 5 एम्पियर का फ्यूज होता है, और ये इसमें लो पावर कंजप्शन होता है, थोड़ी करंट एब्जॉर्ब की जाती है, थोड़ा सा। एग्जाम्पल है बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये छोटे छोटे से अप्लायंसेज होते हैं। द पावर सर्किट विद 15 एम्पियर 15 एम्पियर का फ्यूज होता है जिसमें बहुत ज्यादा पावर का कंजप्शन होता है, जैसे कि गीजर हो गया, कूलर हो गया, ये सब हो गया। क्लियर हुआ आपको? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इसका स्क्रीनशॉट लो। कितने पॉइंट्स हो गए? देखिए आप लोगों को जो पॉइंट्स है वो याद रखने पड़ेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद 2 पॉइंट और बताने हैं कि अर्थिंग वायर का क्या काम है, और साथ ही साथ ये जो वायर्स होते हैं आपके घरों के अंदर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो बेटो, समझ में आ गया? एक बार और रिवाइज करवा दे। चलो देखो, सबसे पहले आपके घरों में जो बाहर से तार आता है खंबे से, वो 2 तार आते हैं जो मीटर पे पहले आते हैं, मीटर से आपके मेन स्विच में आते हैं, उसके बाद आपके घरों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? उधर से आंसर दीजिए। पैरेलली कनेक्टेड कर दिए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है 3 सेपरेटेड अलग अलग तार आपके घरों में दौड़ते हैं, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, तीसरा बोलो अर्थिंग वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये बाहर से आता है, अर्थिंग वायर हम लोग अपने घरों से उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। 2 सेपरेट सर्किट होता है, कम पावर कंजप्शन का, एक ज्यादा पावर कंजप्शन का। कम पावर कंजप्शन में 5 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर का आप करंट यूज कर सकते हो, और जो हाई पावर कंजप्शन में होता है उसमें 15 एम्पियर की करंट यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपके घरों में सप्लाई पहुंचती है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटू, 2 पॉइंट और इंट्रोड्यूस करा दे ताकि आपको अर्थिंग वायर के बारे में पता चल जाए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अर्थिंग क्यों होती है, सबसे पहले बात करें व्हाई अर्थिंग इज हैपनिंग। अर्थिंग वायर क्यों यूज करते हैं, तो जरा एक लाइन समझते हैं। 4 पॉइंट हो गए, 5th पॉइंट में अर्थिंग वायर हेल्प्स, अर्थिंग वायर हेल्प्स, पहले अर्थिंग वायर हेल्प्स in protection of leaking current। अगर आपकी करंट कहीं से लीक हो रही हो तो उसमें प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, प्रोटेक्शन ऑफ लीकिंग करंट, एंड any harm will not cause, and thus any harm will नॉट कॉज, कोई भी हमको नुकसान नहीं हो पाता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपके घरों में जो अप्लायंसेस का सर्किट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट नंबर का, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू cables in different appliances मतलब पंखे में, बल्ब में, different appliances, the distribution of current through cables in different appliances parallel circuit में, in parallel circuit, पैरेलली जोड़ते हैं हम लोग इसको। क्लियर हो गया?
ये पॉइंट्स आप लोगों को हमको एक्सप्लेन करने थे। अब देखो पैरेलली क्यों, इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। चलो देखो इसकी बात देखो, पैरेलली क्यों। देखो जरा, मान लो एक आपका ये अप्लायंस है, ठीक, डायरेक्टली करते हैं। मान लो यहां पर आपका फैन है, इसी से आगे आपका वो जुड़ा है, बल्ब जुड़ा है, इसी से आगे आपका एसी जुड़ा है, सब जुड़े एक साथ। तो ये कैसा हो गया, ये सीरीज हो गया ना, ये कैसा हो गया, सीरीज हो गया। और यहां से आपकी पावर सप्लाई आ रही है, यहां से आपकी पावर सप्लाई आ रही है 2 वायर के फॉर्म में। क्लियर हो गया। अब सोचिए जरा, आपने ये यहां से ऑन किया, फैन ऑन किया, फैन ऑन किया, करंट इसने खींचा, यहां भी आया, यहां भी आया, ठीक, लगातार बढ़िया चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन मेरा मन कर रहा है हम बल्ब को ऑफ कर दें। तो आपने बल्ब को बंद किया, तो बेटा जहां से बंद करोगे उसके आगे की पावर सप्लाई कट, क्योंकि सीरीज कनेक्टेड है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी, क्योंकि सीरीज कनेक्टेड है। आपने अगर बल्ब को बंद किया तो एसी में सप्लाई नहीं आएगी, आपने फैन को बंद किया तो बल्ब और एसी दोनों में सप्लाई नहीं आएगी, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए ये अप्लायंसेस को सीरीज में नहीं किया जाता। बोलो भाई, बोलो, सीरीज में क्यों नहीं किया जाता। बिकॉज यहां पर क्या सेम हो जाती है, करंट सेम हो जाती है। अब करंट सेम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि, बताए, करंट सेम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। इसमें क्या होता है, सीरीज में करंट सेम हो जाती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर आपने यहां से बंद कर दिया तो यहां पर तो पावर सप्लाई कट हो गया, वोल्टेज कहां चला गया। इसको ज्यादा मत, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में घुसना, बस ये लाइन याद रखना कि पैरेलली कनेक्टेड, पैरेलली कनेक्टेड, पैरेलली कनेक्टेड, याद कर लो। समझ में आया बेटा। तो सीरीज में तो होना नहीं है, ये जो हमने बात बताई ये तो होना ही नहीं है आपके घरों के अंदर। तो भाई कैसे होगा, तो भैया ऐसे होगा कि आप पैरेलली जोड़ दो, ये जैसे आपको जोड़ के दिखाया गया। यहां से करंट गई होगी, ये देखो यहां डिवाइड हुई, फिर यहां डिवाइड हुई, फिर गई, फिर यहां डिवाइड हो गई। करंट अलग अलग में जिसकी जितनी जरूरत, फैन को 5 एम्पियर की जरूरत वो 5 एम्पियर खींच लेगा, एसी को 15 एम्पियर की जरूरत वो 15 एम्पियर की खींच लेगा। और फैन चलाना हो फैन चलाओ, एसी चलाना हो एसी चलाओ, अलग अलग कमरों में अलग अलग व्यवस्था। क्लियर हो गया बेटा। तो आपके घरों में पावर सप्लाई कैसी जुड़ती है, अब पता चल गया, पैरेलली। चलिए वेरी नाइस, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटू, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं अबाउट फ्यूज। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट फ्यूज। फ्यूज के बारे में अभी तक आप लोगों को कितनी बार मैंने नाम ले लिया कि ये फ्यूज वो फ्यूज, फ्यूज में लाना है, फ्यूज में लाना है। फ्यूज है क्या, आपका जो मेन बोर्ड होता है बेटा, जहां पर मेन लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कनेक्शन करके पूरे घरों में बिजली सप्लाई कर दी जाती है, वो फ्यूज होता है। ठीक, पहले जो फ्यूज होता था वो इस तरीके का बना होता था, उसमें अंदर ऐसे और ऐसे वायर लगे होते थे, ऐसे और ऐसे वायर लगे होते थे, और ये आपस में एक वायर से, मतलब यहाँ पर पॉइंट होता था और इससे एक वायर ऐसे जुड़ा होता था, इसी को लगा दिया जाता था, यही मेन फ्यूज होता था। अभी तो भाई हम लोग एमसीबी यूज करने लगे हैं। जरा कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा व्हाट इज एमसीबी। चलो बता दे रहे, मिनिएचर करंट ब्रेकर। नहीं पता तो अब जान लो, एमसीबी ये होता है। तो इस तरीके का फ्यूज जो होता था बेटू, ये आपकी एक सेफ्टी डिवाइस होती थी, ताकि आपके घरों में अगर ज्यादा करंट आ जाए तो आपके घरों में बूम बड़ाम न मच जाए। पता चला टीवी दग गई, फैन दग गया, कूलर दग गया, एसी में प्रॉब्लम हो गई। वैसे एसी में जनरल प्रॉब्लम कम होती क्योंकि उसमें लगा होता है सेफ्टी डिवाइस एक्स्ट्रा। आई बात समझ में। तो हाँ, उसमें कैसा बना होता है बोले जरा। ये एक थिन वायर होता है जो लेड और टिन एलॉय का बना होता है। अब एलॉय क्या है, एलॉय बेटू दो मेटल्स के मिलने से, जो दो मेटल के मिलके जो हम लोग एक मटेरियल बनाते हैं उसको एलॉय कहते हैं। पढ़ लोगे 10th में आके, अब पढ़ ही लिया होगा एलॉय, भैया केमिस्ट्री में है, 10th में ही तो पढ़ा रहे हैं हम।
तो लेड और टिन का एलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अभी आपने रेजिस्टेंस बोला, करंट को कंट्रोल करने वाला बोला ना, आपको पता है ना। तो करंट को कंट्रोल करने वाला ही तो हमको चाहिए भैया, घर में मेन बोर्ड के पास ही तो करंट को कंट्रोल करने वाला पॉइंट चाहिए, और वो हम लोग बनाकर रखते हैं हाई रेजिस्टेंस का होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इस वायर का बड़ा कम होता है, रेजिस्टेंस बड़ा ज्यादा होता है। ये वाला वायर तो अच्छा होता है, ठीक। अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग जो मेन पावर सप्लाई आती है उससे सीरीज में जोड़ते हैं। कितनी बड़ी बात यार, मेन सप्लाई जो आ रही है वो मीटर में कनेक्ट हुई, मीटर से आपकी जो मेन बोर्ड में कनेक्ट हुई, ये सीरीज में कनेक्शन है। अब सुनो सीरीज में क्यों है, ताकि जो मेन करंट आ रहा है, जो करंट आ रहा है आखिर आपके घरों में, अगर ज्यादा करंट आ जाएगा, ज्यादा करंट आने से आपको पता है करंट वाला अगर इलेक्ट्रिसिटी पड़ा होगा तो करंट ज्यादा जनरेट होने से हीटिंग इफेक्ट आता है। तो आपका ज्यादा करंट से वहां हीट कॉज होगी, हीट कॉज होने से चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बेटा, तो ये वायर तो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने से ये खटाक से टूट जाएगा, जिससे सर्किट बंद, आगे सारी लाइट ऑफ। यही होता है। अब सारी लाइट ऑफ हो गई, आपका जो अचानक से करंट ज्यादा आ रहा था, आपके घर के कम से कम मेन अप्लायंसेस तो बंद हो गए, ये वायर टूट गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से जोड़ लेंगे। फिर हम लोग रात में टॉर्च लेकर जाते थे, फ्यूज निकालते थे, अच्छा फ्यूज उड़ा है, फ्यूज का वायर फिर से कनेक्ट करते थे, बस खट से फिर से लाइट आ गई। यही हम लोग करते रहते थे। तो कितनी अच्छी व्यवस्था पहले बनाई गई थी, अभी भी व्यवस्था अच्छी है। अब एमसीबी डाउन हो जाता है, ज्यादा करंट आता है अगर अचानक से बाहर से पावर सप्लाई से, तो एमसीबी डाउन हो जाता है। हम लोग समझ आते हैं बेटा बाहर तो कुछ लोचा हुआ है, तभी तो एमसीबी डाउन हो गई। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद एमसीबी को ऊपर कर देते हैं, उसके बाद खटाक से फिर से लाइट आ जाती है। यही प्रोसेस लगता है। तो बेटो ये वायर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, सीरीज में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि करंट की लिमिट बना सके, और करंट की लिमिट बना सके क्योंकि करंट के ज्यादा होने से वो हीट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आपके अच्छा कभी कभी ये भी होता है, देखो अगर आपके घरों में आपने अवन भी चला दिया, एसी भी चला दिया, इधर समरसिबल भी चला दिया जिससे पानी आता है, समरसिबल भी चला दिया, कूलर भी चला दिया, आप बहुत बढ़िया ऐश के साथ जी रहे, सब चला के आपने छोड़ दिया, तो बेटा वो बाहर से मांग करेगा ना, मुझे ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए। तो फिर पावर सप्लाई ज्यादा आने लगती, ज्यादा आने लगती, ज्यादा आने लगती है। जब पावर सप्लाई ज्यादा आ जाएगी बेटू जी, तो इसका मतलब है करंट के कारण हीट जनरेट होगा। इस प्रोसेस को ओवरलोडिंग कहते हैं। आप 50 अप्लायंसेस अगर एक साथ चला दे रहे हो तो उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं, और इस ओवरलोडिंग के कारण वो मांग करता है बाहर से ज्यादा करंट लाने की। ज्यादा करंट आएगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, हीटिंग इफेक्ट अगर जनरेट हो गया तो वो वायर कम मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण मेल्ट हो जाएगा और खट से बिजली सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण डैमेज हो सकता है। बेटा बूम बड़ाम बार बार बूम बड़ाम कर रहे भैया, आपकी जो चीजें हैं ना वो फायर, आग लग सकती है उनमें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट गेट्स हीटेड एंड मेल्ट्स व्हेन ओवरलोडिंग अकर्स, इट लीड्स टू ब्रेकेज इन द सर्किट एंड दस करंट स्टॉप फ्लोइंग। तो भैया फ्यूज क्या करता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, तार तोड़ देता है, सर्किट में ब्रेक बना देता है, जिससे करंट का फ्लो होना रुक जाता है। शॉर्ट सर्किट को भी प्रिवेंट करता है कौन, फ्यूज। कुल मिलाकर आपके घरों में बूम बड़ाम होने से रोकता है। बूम बड़ाम का मतलब होता है आपके घरों में आग लगने से रोकता है, आपके अप्लायंसेस खराब ना हो इस चीज को होने से रोकता है। तो फ्यूज तो बड़ी अच्छी चीज है। फ्यूज की जगह पर हम लोग अभी एमसीबी यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब आखिर ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होता क्या है, इसको भी समझ लो। ये ओवरलोडिंग अभी आपको पता चला, जब हाई पावर कंज्यूम करने वाला 15 एम्पियर को कंज्यूम करने वाले एसी हो गया, गीजर हो गया, समरसिबल हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, हीटर हो गया, ये सब अगर आप लोग एक साथ चला रहे हो तो वो हाई कंजम्पशन करता है। देखिए, इफ मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, देन दे ड्रॉ अ लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट। ये ज्यादा से ज्यादा करंट को खींचने का प्रयास करता है। इसी प्रोसेस को बेटा जी हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? जब ज्यादा करंट की मांग होगी तो भाई आपके क्या मेन सर्किट पे क्या ओवरलोड नहीं पड़ेगा, इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एक्सेसिवली हीट्स अप
और जो कि वहां पर आग भी लगा सकता है। और इसी ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज या फिर एमसीबी, जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो वायर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके वहीं पर सप्लाई को रोक देता है, ताकि आपके घरों के जो अप्लायंसेज है, जो महंगे महंगे अप्लायंसेज है, उसमें आग ना लगे, वो डैमेज ना हो। क्लियर हो गया ओवरलोडिंग क्या होता है? बस तो यानी कि आपको बहुत सारे आइटम एक साथ नहीं चलाने, वरना क्या कॉज होगा, बोलिए, ओवरलोडिंग। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट बेटू। अब 2 टॉपिक बच चुका है, शॉर्ट सर्किट और एक टॉपिक और कि मैग्नेटिज्म क्या कभी मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। मेडिसिन का मतलब खाने वाला नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको समझाते हैं व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। बच्चों अब लास्ट टॉपिक आपका है इस चैप्टर का, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, और वो है शॉर्ट सर्किट, और थोड़ा सा आपको पढ़ना है अबाउट MRI। चलो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट सुनो। शॉर्ट का मतलब छोटा, सर्किट का मतलब पाथवे। तो ये एक छोटा पाथवे बन जाता है जिसमें करंट दौड़ने लगती है कभी कभी। ये हमेशा नहीं होता, वरना कभी भी किसी भी घरों में ब्लड जो आपकी करंट सप्लाई है वो हो ही ना पाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई जब शॉर्ट पाथ में होने लगती है तो इसी प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसके कारण आग लग सकती है। इसके लिए फ्यूज लगाया जाता है, पढ़ा चुके हैं, क्लियर। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटू? इट इज अ शॉर्ट पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। ये शॉर्ट पाथ बनता कैसे है? अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कैसे भी करके एक कॉन्टैक्ट में आ जाए, कैसे भी करके। देखो कभी अगर आप लोगों ने प्लग लगाया और वहां से अंदर से चिंगारी चमकी हो, तो समझ लेना अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो हमको समझ में बाहर से नहीं आ रहा है। तुरंत उसको बोर्ड को खोलकर आपको देख लेना चाहिए कि आखिर लाइव वायर न्यूट्रल और आपस में कहीं से टेप वेप निकल के वो जुड़ तो नहीं रहा, टच तो नहीं कर रहा। नहीं तो भाई आग लग सकती है। आप उससे जो कुछ लगाओगे, आपका फोन दग सकता है, सावधान हो जाओ। आपका फोन प्रॉब्लम कर सकता है, आप हीटर लगाए हीटर दग सकता है, आप प्रेस लगा रहे हो प्रेस खराब हो सकता है, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कम्स इन कांटेक्ट इन एनी वे, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। छोटा पाथवे बन जाता है, ठीक। अब चूंकि ये कांटेक्ट में आ गए, अब रेजिस्टेंस तो बिल्कुल 0 हो गया, करंट को तो कोई रोक ही नहीं पा रहा। न्यूट्रल वायर, ये वायर, पूरे घरों में बिजली सप्लाई, तो ये रेजिस्टेंस तो 0। और बेटा अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, सोचो जरा, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया तब तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपके पूरे घर में दौड़ जाएगी, जिसके कारण आग भी लग सकती है। Resistance of this circuit is almost 0, which results in the flow of large current, so the wire is lit up dangerously and it may lead to fire. क्लियर हो गया शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है? जब आपके घरों में बहुत सारी आप अप्लायंसेस एक साथ चला देते हैं, देन आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है, जिसके कारण ओवरलोडिंग इसी को कहते हैं। तो आप फ्यूज जो लगाते हो उसका वायर पिघल जाता है, जिसके कारण पावर सप्लाई कट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट में भी यही काम होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कैसे भी करके एक साथ कांटेक्ट में आ जाए, वो कोई भी वजह हो सकती है, जिसके कारण से लार्ज करंट आपके घरों में आने लगेगा। जब आपके घर में लार्ज करंट आएगा तो वो फ्लो ऑफ करंट को, मतलब रेजिस्टेंस 0 तो करंट ज्यादा तो आपके घरों में आग लग सकती है। क्लियर हो गया? चैप्टर तो यही समाप्त है। एक छोटी सी बात रह गई है कि मेडिसिन में क्या यूज है मैग्नेटिज्म का। देखो बेटू, जब कभी किसी को नर्वस सिस्टम की दिक्कत होती है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, बॉडी में कहीं भी आपको अगर इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना होता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई MRI करो। MRI का फुल फॉर्म सीखो सब लोग। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिन नहीं है। कह दो मैम को आता नहीं है, मैम ने गलत कर दिया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्लियर? होता है क्या है बेटू, हम लोग अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करते हैं, कोई भी, चाहे वो कमजोर से कमजोर वायर करंट को छुए, करंट वायर को, या तो ऐसे ही ज्यादा वाले करंट को छू ले, तो वो आपके शरीर में, आपको पता है नर्वस सिस्टम होता है, थोड़ा सा बायो में जाओ, नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्वस सिस्टम आपके शरीर में इंपल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बड़ी तेजी से भेजता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं इसको। तो यानी कि कुछ तो इलेक्ट्रिक करंट आपके शरीर के अंदर गई, बोलो भाई, और जहां जहां करंट वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके शरीर के अंदर भी बड़े कम मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो जाता है।
क्लियर हो गया बेटा? बस यही मेन बेसिस होता है आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, जो आपका MRI होता है, जो आपके चार्ट पे बन के आता है, चार्ट नहीं उसको क्या बोलते हैं, कुछ कहते हैं ना ब्लैक कलर का जो होता है, जैसे एक्सरे का एक होता है, वो उसी तरीके से MRI की भी आती है। उसी में आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, ब्रेन के बारे में, हार्ट के बारे में उसमें छप के वो इमेजिन बन के आती है। लिखना विखना नहीं होता, वो छप जाती है इमेजिन। कैसे छप जाती है? उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई? वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई क्योंकि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम जो है, नर्व सेल जो है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने की हिम्मत रखती है। उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या पूरी बॉडी में आसानी से ट्रांसपोर्ट करा दे। क्लियर? तो देखिए, इन मेडिकल डायग्नोसिस वी यूज अ प्रोसेस कॉल्ड MRI, जिसको हम फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। अगर हम लोग टच करते हैं किसी भी वीक या स्ट्रॉन्ग आयन करंट्स को, तब हमारी नर्व सेल जो होती हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करती है। किसको बेटू? मसल्स को। ठीक है, काहे के लिए करती है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। अब ये फील्ड बहुत कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है कि आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का लगभग 1 बिलियन, बहुत बहुत ज्यादा कम अमाउंट में वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? मेन ऑर्गन्स कौन होते हैं जो महत्व रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए? वो है आपके हार्ट और ब्रेन। The heart and brain in body are the main organ where the magnetic field is produced is significant. और यही मेन बेसिस होता है जब मैग्नेटिक, जहां जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड, और यही मेन बेसिस होता है कि वो बॉडी पार्ट्स के इमेज को एक शीट पे लाकर दिखा दे। फिर आप डॉक्टर को दिखाओ, वो बताएगा भैया कि इनके यहाँ क्लॉट जमा है, चलो ऑपरेशन कर दो, ये बच जाएंगे। क्लियर? दिस इज द बेसिस टू फॉर्म इमेज ऑफ बॉडी पार्ट्स थ्रू MRI। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त। तो मन लगाकर पढ़ते रहो, इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड, मन लगा के पढ़ते रहो। सभी को ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।